बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIV। स्टार्ट हम इससे लेंगे कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन क्या चीज़ है और नॉन इन्वेजिव की ज़रूरत क्यों है। ये दो बातें हम डिस्कस करेंगे। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एक लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर इसको एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो ये 2-3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। कोशिश करेंगे कि दो चीज़ों को डिस्कस करें। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन आखिर में है क्या चीज़ और नॉन इन्वेजिव की ज़रूरत हमारे पास क्यों है, बस ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम इससे लेंगे कि डिफिनीशन इसकी क्या है। तो अगर हम इसकी नाम को देख लेना तो इसका मतलब क्या है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या है? नॉन इन्वेजिव का मतलब ये है कि हम इसमें कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करेंगे। इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी ETT पास आउट नहीं होंगी। इसमें हम क्या करेंगे, एक मास्क लगाएंगे, ठीक है, जो एक स्पेशल मास्क होगा। एक स्पेशल मास्क लगाएंगे, वो स्पेशल मास्क हमारे पास क्या करेगा, वेंटिलेशन करेगा। वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे पास होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि ऑक्सीजन हमारे पास अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में भी ये हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाली इन वेंटिलेशन जिसमें हम एक स्पेशलाइज्ड मास्क लगाएंगे, NRM सिंपल फेस मास्क, नेजल कैनुला नहीं लगाएंगे, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मास्क लगाएंगे। वो स्पेशलाइज्ड मास्क आपके पास क्या होगा, वो स्पेशलाइज्ड मास्क आपके पास कनेक्ट विद वेंटिलेटर, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, अगर डिफिनीशन की हम बात करें तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का मतलब ये है कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज दैट टाइप ऑफ वेंटिलेशन जिसमें हम कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करेंगे, बाहर से ही एक मास्क लगाएंगे। वो वाला मास्क जो है वो वेंटिलेटर के साथ अटैच होगा और ये जब मास्क वेंटिलेटर के साथ सर्किट के थ्रू अटैच हो जाए तो वो हमारे पास इम्प्रूव वेंटिलेशन करेगा। इसको हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। क्लियर हो गई बात। इसमें दो मोड्स होते हैं, ठीक है। ये बाद में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसमें मोड्स कौन कौन से हैं, लेकिन मैं आपको दो बता देता हूँ, बाकी जब हम आगे जाएंगे तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक होता है CPAP, दूसरा है हमारे पास BiPAP। सिंपल अगर मैं आपको बता दूं तो जो CPAP है ये हमारे पास लगेगा टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में, ठीक है। और जो B लेवल है ये हमारे पास लगेगा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में। लेकिन जो B लेवल है ये हमारे पास टाइप 1 में भी लग सकता है। ये जनरल बात है, ये आपने याद रखनी है। आगे जब हम जाएंगे इनको डिस्कस करेंगे कि CPAP क्यों टाइप 1 में लगता है, तो ये उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नॉन इन्वेजिव में हमारे पास दो मूड्स होते हैं, इसके अलावा और भी मूड्स होते हैं। एक है CPAP, दूसरा है BiPAP। CPAP हमारे पास टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में लगेगा, BiPAP स्पेशली टाइप 2 में लगेगा और टाइप 1 में लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, व्हाट इज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसके भी मैं जो है ना शॉर्ट सा एक आपको बता देता हूँ कि जब भी आप ABGs करेंगे, ठीक है, और उसमें PaO2 की तादाद कम हो तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। क्लियर। जब आप ABGs करते हैं और उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, क्या चीज़ की pH आपके पास कम हो और PCO2 हाई हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। अब इस टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए हम B लेवल लगाते हैं या BiPAP लगाते हैं या PSV लगाते हैं, मोड्स अलग अलग हैं।
क्लियर हो गई बात, डिटेल में नहीं जा रहा। अब इसके बाद आपके पास कौन से ऐसे पेशेंट होंगे जिसको आप NIV लगाएंगे? तो इसमें बहुत सारे हैं, मतलब अगर हम इनकी इंडिकेशंस की बात करें या गोल्स की बात करें, इंडिकेशंस या हमारे पास जो गोल होगा, तो गोल हमारे पास क्या है? गोल ये है कि अगर हमारे पास टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है तो मैं इसकी जो ऑक्सीजनेशन है वो इम्प्रूव करूं, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। अगर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है तो इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन प्लस वेंटिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जो अंदर जो है ना हमारे पास ज़्यादा हो गई है, उसको हम क्या करें, उसको रिमूव करें, उसको नॉर्मल वैल्यू पे लेके आए। दूसरी बात, एवॉइड इंट्यूबेशन। ये अवॉइड इंट्यूबेशन का क्या मतलब है? अवॉइड इंट्यूबेशन का मतलब ये है, अच्छा इंट्यूबेशन किस चीज़ को कहते हैं? इंट्यूबेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एक पाइप लेते हैं जिसको कहते हैं ETT, एंडोट्रेकियल ट्यूब। जब पेशेंट अपना एयरवे, अपना सांस कंट्रोल नहीं कर पा रहा या सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहा, तो हम क्या करेंगे, एक पाइप लेंगे और उसके ट्रेकिया में डालेंगे थ्रू माउथ, उसको ETT कहते हैं, और वेंट के साथ अटैच करेंगे, पेशेंट को बेहोश करेंगे और वेंट सारा जो सांस वगैरह है वो कंट्रोल करेगा। इसको कहते हैं इन्वेजिव वेंटिलेशन या इंट्यूबेशन, जो ETT आपने पास आउट करनी है। जब भी आप इंट्यूबेशन करते हैं तो आपके पास जहन में ये होना चाहिए कि हर प्रोसेस के अलग अलग नुकसानात होते हैं। वो नुकसान कौन कौन से हैं वो अलग बात है, इंट्यूबेशन के भी नुकसानात हैं। हॉस्पिटलाइजेशन स्टे जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपको अगर ये लग रहा है कि एक पेशेंट मेरे पास इंट्यूबेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको NIV ट्रायल दूंगा, और NIV ट्रायल के लिए भी फिर क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बेस पे हम NIV लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब कोशिश हम क्या करेंगे कि इंट्यूबेशन को अवॉइड करें, क्योंकि इंट्यूबेशन एक ख़तरनाक प्रोसेस है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। इतना भी ख़तरनाक नहीं है लेकिन पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। एक लाइफ सेविंग प्रोसेस भी है लेकिन डेंजरस भी है। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ, मिनिमम मैनेजमेंट के साथ हम क्या करें, पेशेंट को रिकवर कर सकें। तो क्या करना होगा, आपने इंट्यूबेशन को अवॉइड करने के लिए आपने NIV लगाना होगा। क्लियर हो गई बात? अगर आपसे कोई पूछे कि आपका गोल क्या है, तो आप कहेंगे कि मैं इंट्यूबेशन की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या करूं, इंट्यूबेशन को अवॉइड कर सकूं। सही है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे जो है ना वो हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं कि आप जो है ना मोर्टेलिटी को रिड्यूस करें, रिड्यूस मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी को कम करना। ये चीज़ें मैं यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा कि मैं इंशाल्लाह या तो डिस्क्रिप्शन में या जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं इसकी पिक्चर्स जो है ना वो डाल दूंगा आपको। अगर ये वाली बुक नज़र आ रही है ना, ईगन्स की जो 1108 नंबर पेज है, उस पे गोल्स ऑफ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लिख के हुए हैं। इसको मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा, मैं आपको एक चीज़ सिर्फ डिस्कस करूँगा जो इसके आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। सही है। इसमें लिखा हुआ है कि गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करना है, अवॉइड इंट्यूबेशन करना है, डिक्रीज मोर्टेलिटी, डिक्रीज लेंथ एंड टाइम ऑफ द वेंटिलेटर, रिलीव एंड इम्प्रूव सिम्टम, इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, अवॉइड हॉस्पिटलाइजेशन, इंक्रीज सर्वाइवल, इंक्रीज मोबिलिटी। ये चीज़ें अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये बिल्कुल मुझे लगेगा कि कोई हम नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं। नहीं, मेन जो क्वेश्चन है वाई NIV, NIV हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऐसे कौन कौन से जो है ना मतलब इमरजेंसी कंडीशन हो सकती हैं, ICU में आपके पास NIV क्यों इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी कंडीशन में रिसिसिटेशन रूम में हमारे पास NIV क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास जो है ना लंग्स है, ठीक है। अब ये लंग्स जो है ना इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, एक्सेसरी मसल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह इंटरकॉस्टल मसल्स, सही है। अब ये एक्सेसरी मसल्स, अगर एक पेशेंट
लेट से आपने मास्क लगाया हुआ है, सिंपल मास्क आपने लगाया हुआ है, NRM लगाया हुआ है, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की है, वो आप देख सकते हैं कि NRM क्या है, सिंपल फेस मास्क क्या है, उनमें नहीं जाते। लेट से एक पेशेंट नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन मास्क पे है, सिंपल ऑक्सीजन मास्क पे है, उसको 10 लीटर पे जो है ना वो ऑक्सीजन जा रहा है, लेकिन वो इस तरह से सांस ले रहे हैं कि इस तरह से वो सांस ले रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जो एक्सेसरी मसल्स है, लाइक यहाँ पे जो मसल्स मौजूद है, जो डायफ्रैग्मेटिक मसल्स है, जो इंटरकॉस्टल्स मसल्स हैं, वो यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती से वो सांस ले रहे हैं। जब वो सख्ती से सांस लेगा तो क्या होगा, उसके मसल्स एग्जॉस्ट होंगे। जब उनके मसल्स एग्जॉस्ट होंगे तो उससे क्या होगा, वो थक जाएगा। जब वो थक जाएगा तो वो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। इसको इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं, या हम इसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट टेकेप्निक है। टेकेप्निक का क्या मतलब है, हाई रेस्पिरेटरी रेट है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 to 18 पर मिनट है, सही है, ब्रेथ्स पर मिनट। अब अगर इससे ज्यादा है तो इसको हम टेकेप्निक कहते हैं या टेकेप्निया कहते हैं। अगर पेशेंट टेकेप्निक है, कोई और इशू नहीं है, पेन में नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, लेकिन वो टेकेप्निक है, वो बहुत ज़्यादा सख्ती से सांस ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, NIV लगाएंगे। अभी मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला कि आप CPAP लगाएंगे या BiPAP लगाएंगे, बस सिर्फ ये याद रखिए, पेशेंट टेकेप्निक है, पेशेंट सख्ती से सांस ले रहा है, पेशेंट जो है ना नेजल फ्लेयरिंग्स कर रहा है, एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लगाएंगे। बस क्लियर हो गई बात। ये आपका एक इंडिकेशन है कि इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग में आप क्या करेंगे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लगाएंगे, सही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके पास जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन मकसद आपका जो होगा वो यही है कि अगर पेशेंट टेकेप्निक है तो उसको आप क्या करेंगे, NIV लगाएंगे। NIV का मेन मकसद ही एक क्या होगा, एक प्रेशर सपोर्ट होगा, आपको एक सपोर्ट देगा, सपोर्ट। वो सपोर्ट क्या होगा, वो सपोर्ट आपको एक प्रेशर के फॉर्म में मिलेगा, सही है। वो प्रेशर असल में क्या करेगा, आपको सांस लेने में आसानी करेगा। इसमें और भी इंडिकेशंस हैं, लेकिन ये इंडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा आप NIV लगाएंगे। कौन सी कंडीशंस में हम NIV नहीं लगा सकते वो मैं आपको बता दूंगा। कभी कभार पेशेंट टेकेप्निक होता है लेकिन GCS अगर उसका डाउन है तो आप उसमें नहीं लगा सकते, लेकिन अगर एक्यूट कोमाटोस पेशेंट है तो उसमें लगा सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन क्या चीज़ है, क्यों हम लगाते हैं, क्यों जो है ना इसके लिए हम टाइप 1 में CPAP और BiPAP लगाते हैं, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, और इंडिकेशंस जो मैंने आपको यहाँ से भी बता दिए और ये वाली इंडिकेशंस भी है, सही है। और जो वीडियोस आएंगे उसमें चीज़ें डिस्कस करूँगा। अब मैं आपको सिंपल सा एक जो है ना वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। लेट्स से ये हमारे पास एक पाइप है, सही है। अब इस पाइप में हम क्या करेंगे, इस पाइप में लेट्स से अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि आपने क्या करना है, वहाँ से ये पाइप कनेक्ट है और मैं यहाँ से इसमें सांस ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है क्योंकि जो लंग्स है मेरा उसमें ड्यू टू एनी रीज़न COPD है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, कोई इशू है उसमें जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा या सख्ती से ले पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है ना एयरवे है, तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पाइप अटैच करूँगा, यहाँ से एक पाइप अटैच कर दूँगा जिसमें तेज़ हवा आएगी। वो तेज़ हवा क्या करेगी,
मुझे सांस लेने में आसानी देगी। और ये हवा जो है ये क्या होगा, ये हमारे पास नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है। बस इसके अलावा अगर और डिस्कस करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो है अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि NIV हमारे पास इंडिकेटेड कौन कौन सी कंडीशंस में है। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे पहले से लिख लूँ ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। फिर उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, फिर उसके बाद मूड्स हैं। मूड्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये आसानी से आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन मूड्स इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट में नहीं बता सकते तो आप अपनी टीचर से ज़रूर पूछ सकते हैं और उनसे पूछें कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन हमें जो है ना डिमॉन्स्ट्रेट कराएं। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं। अगर इसमें हम लगा रहे हैं, लेट्स से टेकेपनिक में हम लगा रहे हैं, जिसका मैंने मैकेनिज्म आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम टाइप 1 में CPAP क्यों लगाएंगे, टाइप 2 में BiPAP क्यों लगाएंगे। सारे मैकेनिज्म्स आप उनसे पूछें, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज्म कहीं नहीं पता तो फ़ायदा ही नहीं है। इसका फ़ायदा ही नहीं है कि आपको ये पता हो कि अच्छा टाइप 1 में जो है ना हम CPAP लगाते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।